गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सब फटाफट। कल का क्लास हमने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उनको इंक्लूड करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन अच्छे से डेवलप कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर अकाउंटिंग सिलेबस। इसीलिए कल की क्लास अगर किसी ने मिस की भी है तो भी उसको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग आज चालू करेंगे। आ जाओ। क्या मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में लिखना पड़ेगा? आ जाओ। कहां हैं और बच्चे? कहां हैं और बच्चे? मैं लिख देता हूं टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट। चलिए। राधे राधे केशव, राधे राधे, राधे राधे श्याम, मिला दे, राधे राधे अकाउंट्स पढ़ा दे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब तो आईडीआर ही है सर। आईडीआर क्या होता है शुभम? अनंत बोल रहा है लेट्स गो सर, लेट्स गो। कहां चले अनंत? कहीं नाश्ता वास्ता करवाने ले चलो, चलते हैं हम। पाड़ी वाड़ी दो तुम लोग यार, पाड़ी वाड़ी दो। हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है सर, बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। बट सर इसका तो एग्जाम में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना। अब आप देखना जब आप आगे पढ़ाई करोगे तो कितना इंपैक्ट होगा। जो आपने बेसिक्स में अपना 8 क्लास इंटू 2 आवर्स 16 आवर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, हाउ फ्रूटफुल विल दैट बी? ठीक है ना? ऐप इंटरफेस इज बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ऐप इंटरफेस इज गुड एंड बहुत मन से बनवाया है मैंने इस एप्लीकेशन को और बहुत मोटी रकम लगवा के बनवाया है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे सॉल्व करेंगे। प्लस आप देखोगे चीजें बहुत सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगी। लेक्चर्स एक जगह रहेंगे। आपको हर चैप्टर के बाद मैं जो कॉपी में लिखता हूं वो आपको एज अ पीडीएफ दिया जाएगा चैप्टर के बाद, क्लास के बाद नहीं, चैप्टर के बाद। सो दैट आप ऐसा ना करो कि लिखे ही नहीं क्लास में, वो काम कभी मत कीजिएगा। आपको बुक्स का पीडीएफ वहां पर दिया हुआ रहेगा सो दैट अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो रेफर करके आप कुछ पढ़ाई कर सको, थोड़ा बहुत आप अपना आगे बढ़ा सको पढ़ाई। धीरे धीरे रिवीजन वीडियोस वगैरह भी वहां पर अपडेट कर दिए जाएंगे सो दैट एनी टाइम जब भी आपको देखना हो रिवीजन्स वगैरह सब एक जगह हो जाए। और फिर टेस्ट भी जैसे जैसे मैं लेते जाऊंगा पोर्शन वाइज वो टेस्ट भी वहीं पर अपलोड होंगे। मतलब एक ही डैशबोर्ड के अंदर यू विल बी सीइंग एवरीथिंग एंड दिस विल बी ट्रू फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड विंडोज। विंडोज पे थोड़ा काम चल रहा है बट वहां पर भी ये चीजें आएंगी। राधे राधे, राधे राधे की जगह सर एएस बोलना होगा। एएस अकाउंट्स पढ़ा दे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पहले बताओ वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? सारे लाइव स्टूडेंट्स वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? तब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूं। आज की क्लास छोटी रहेगी सर, आपका हर क्लास ही छोटा रहता है, आप ज्यादा कहां पढ़ाते हो। वेरी गुड, आई लव यू ऑल। आज की क्लास बड़ी ही छोटी रहेगी बट आज की क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, क्योंकि हम लोग बहुत बैकग्राउंड से सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के बारे में। पहले मैं इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक ज्ञान दे दूं, थोड़ा सा एक बेसिक ज्ञान दे दूं आपको। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का चैप्टर है ना, कुछ बच्चे कहते हैं हमने क्लास 12 में कंपनी का पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीख रखा है या हमें पढ़ाया गया था, बट वो आपने जो फॉर्मेट सीख रखा था वो आपने जो लेवल पे उसको लर्न किया था या समझा था उससे बहुत हाई लेवल पे हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2,
ये जो चैप्टर है ये खुद तो इंपॉर्टेंट है ही है फॉर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में अभी रिसेंट टर्म्स में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जाम में, जहां पर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कंपनी का बैलेंस शीट फ्रेम करके दीजिए, आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया, बोला गया बैलेंस शीट पीएल फ्रेम करके दीजिए। ये ऐसा चैप्टर है जो खुद के लिए, खुद वाइज, इंडिविजुअल वाइज, सिंगल वाइज, स्टैंड अलोन बेसिस पर तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ आपके कंपनी अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स हम इसके बाद पढ़ेंगे, ग्रुप 1 अकाउंट्स का एक पोर्शन इस कंपनी अकाउंट्स, लास्ट क्लास मैंने बताया था, कंपनी अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो बोनस शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, डिबेंचर्स हो, या फिर ग्रुप 2 में अगर मैं जाऊंगा तो सारे चैप्टर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड ही है। हमें हर चैप्टर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लीज प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, प्लीज प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है ना, इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अक्रॉस फुल सिलेबस आपको हर चैप्टर में जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, हर चैप्टर में आपको इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नॉर्मली कोई भी टीचर अगर आप देखोगे, नॉर्मली ये चैप्टर पहले नहीं उठाते। रीजन है, ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा कंपनी लॉ पर बेस्ड है। लॉ पर बेस्ड है तो क्या है, जो लॉ ने बोला वो मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख पाएंगे। तो पहला 2 क्लास में आप देखोगे अविनाश सर इज डीलिंग मोर विथ द थ्योरेटिकल एंगल, द लॉ वाला एंगल, द अंडरस्टैंडिंग वाला एंगल, एंड देयर आफ्टर वी विल बी गोइंग इनटू सम्स। सो क्योंकि ये चैप्टर इस पॉइंट से थोड़ा बच्चे लोग के लिए बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आज आपने एकदम गियर अप किया होगा, पहला चैप्टर चालू हो रहा है, अब सम्स करेंगे, बेसिक्स में सर बहुत ज्ञान दिए बट अब सम्स होगा, मजा आएगा अकाउंट्स में। ऐसा इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पहले ब्रॉडर एंगल सीखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। नॉर्मली कोई भी टीचर ये चैप्टर पहले नहीं उठाते। सर आप क्यों उठा रहे हो? मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने इतने टर्म्स में देखा है, मैं ये चैप्टर करवाता हूं आफ्टर 5-6 चैप्टर, जो मेरे नॉर्मल अकाउंटिंग के चैप्टर्स खत्म होते हैं उसके बाद। उस समय बच्चा इतना पजल्ड रहता है ना अलग अलग सब्जेक्ट से, कॉस्ट, एफएम, टैक्स, लॉ, ऑडिट एक्सेट्रा, कि वो बच्चा इस चैप्टर को एडिक्वेट टाइम दे ही नहीं पाता फॉर प्रैक्टिस। और क्योंकि बच्चा इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, बच्चा ये चैप्टर एग्जाम से पहले हाथ खड़े कर देता है और मुझे बोलकर जाता है, मुझसे हर बच्चा यही पूछता है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा क्या? मैं बोलता हूं देख आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पेपर का कुछ नहीं पता। तो बच्चा बोलता है सर हम तो ये चैप्टर छोड़ रहे हैं, हमसे ये नहीं होगा। शुरू में करवाने से क्या होगा, हमारे पास अभी एडिक्वेट टाइम है, अभी हमारी कोई ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है नॉर्मली, तो इनिशियली अगर आप ये चैप्टर कर लोगे, यू विल गेट अ वेरी गुड टाइम, यू विल गेट अ वेरी गुड टाइम टू रिवाइज, टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर, एंड पूरे सिलेबस में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगे भी ना यार बहुत टफ लग रहा है, यार टेक्निकल लग रहा है, यार बहुत सब्जेक्टिव टाइप का लग रहा है, यार बहुत फॉर्मेट बेस्ड लग रहा है, लगेगा, बट दिमाग में बात बैठा के रखना कि ये अकेला चैप्टर 40-50 मार्क्स तुमको लाके दे सकता है। हो सकता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दूसरे चैप्टर्स में आपको कंपनी का बैलेंस शीट बनाने पूछ ले, तो हर चैप्टर में आपको इसी ज्ञान का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो आई वांट टू आस्क ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, आर यू रेडी फॉर दिस चैप्टर? आर यू रेडी फॉर दिस चैप्टर? आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास आपको मेरे साथ रहना है। अगर मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊं, मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अविनाश भैया या तो बहुत जल्दी कर दिए, या बहुत स्लो चल रहे हैं, या इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं बहुत टू द पॉइंट बात करूंगा, बट जो बात करूंगा हर एक बात आपको थ्रू आउट द सिलेबस काम आएगी। आर यू रेडी एवरीवन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये चैप्टर पहले पढ़ रहे हो, यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज तुमको एडिक्वेट टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आई कैन चैलेंज, आप अपने जितने सारे दोस्तों से पूछोगे ना इंटर लेवल के, भाई ग्रुप 1 में कोई चैप्टर छोड़ा क्या? वो हो सकता है 2 चैप्टर का नाम ले, भाई एक ब्रांच छोड़ दिया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी छोड़ दिया, भाई ये बनता नहीं है हमसे।
वो पहली प्रॉब्लम मैं आज आपका सॉल्व करने जा रहा हूं. यू आर ब्लेस्ड फॉर दिस. वेरी गुड. एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछा, सर फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा? अरे मेरे हो, बच्चे को क्लास करवा रहे हो और आपने सिर्फ 500 रुपए लिए. सर आप फीस कब लेंगे? मैं बोला आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? बोला सर चिंता हो रहा है क्योंकि सर जो पहले फीस नहीं लेता वो बाद में कुछ भी ले सकता है. मैं बोला ऐसा नहीं होगा सर, बच्चे को बताई हुई है बाद की फीस भी क्या है, रिजल्ट आने दीजिए, बच्चा अगर पास होगा तो ही बैलेंस फीस देनी है, नहीं हो पाएगा तो वो नेक्स्ट टर्म देगा. तो आप लोग तो बोलिए कि सर अच्छा है कि सर आने दीजिए रिजल्ट, हम लोग पढ़ाई करके अपना नक्की कर देते हैं. बच्चे बोल रहे हैं भैया बफरिंग कर रहा है. बफरिंग तो नहीं कर रहा है यार, एकदम रनिंग फाइन. इंटरनेट कनेक्शन चेक करो. मैंने कुछ नहीं बोला अभी मैंने कुछ नहीं बोला, अभी मैंने इधर उधर की बात की. नथिंग मिस्ड आउट. वेरी गुड. मेरे यहां तो यार एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा है, एकदम टनाटन दिख रहा है सर. यूट्यूब पे सर वेरी गुड. ऐसा मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया जिसको रिपीट करना पड़े. आइए अब हम लोग चालू करते हैं चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का. जो बच्चे गूगल ड्राइव में करते हैं, पेन ड्राइव में करते हैं, वो बच्चे ये फील कर सकते हैं कि सर किनसे बात कर रहे हैं. बच्चों ये ऑनलाइन क्लास हम लोग ले रहे हैं, लाइव क्लास जिसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जा रही है. बिकॉज वी डोंट हैव स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी आर नॉट दोज टीचर जो बस बैठ के कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर ले. वी नीड स्टूडेंट्स ताकि हम लोग के अंदर जोश भरा रहे. इसीलिए क्लास में आने के बाद पहला 5, 7, 10 मिनट आई टॉक टू स्टूडेंट सो दैट एवरी स्टूडेंट ज्वाइन द लाइव क्लास एंड उसके बाद हम लोग मजे से क्लास चालू कर सके. आपको भी पहला 2-5 मिनट अपने को एडजस्ट करने में लगता है, बुक लाने में लगता है, ये लाने में लगता है, सब में लगता है. तो 2-5 मिनट लग के फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है चलो वेरी गुड. हम लोग आज पढ़ेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड के बारे में कुछ बताया है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड के बारे में कुछ बताया है? आप अगर एक वर्ड में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे? बताओ. क्या मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट शब्द के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक्स में? एक वर्ड में अगर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे? बचपन में आप बोलते थे फिनेंशियल स्टेटमेंट को, आप बचपन में क्या बोलते थे? वेरी गुड वेरी गुड सर. फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी. फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी. सर कंपनी एक एंटिटी है, बिजनेस कर रही है, पैसा का लेन देन हो रहा है, तो इसको भी हिसाब रखना होगा. ये हिसाब रखती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के, जैसे सारी दूसरी एंटिटीज रखती है. हिसाब रखने के बाद सर पीरियोडिकली ईयर एंड पर जाकर हमें स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं जिससे हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचा सके. सर ये स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो सर आप हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं एक कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाएगी, एक कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाएगी. वेरी गुड, वंडरफुल, एकदम वंडरफुल. अब मेरे को एक बात बताओ, फाइनल अकाउंट्स नॉर्मली साल में क्या पूरे साल भर बनाते हैं या एक बार बनता है पूरा साल कंप्लीट होने के बाद? सर पूरा साल कंप्लीट होने के बाद ईयर एंड होने के बाद इस साल में जो कामकाज हुआ उसके लिए हम लोग उनको समराइज करके स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं. तो सर फाइनल अकाउंट्स पूरे साल भर नहीं बनते, ये तो ईयर खत्म होने के बाद प्रोसेस शुरू होता है जिससे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकाल के स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं. वेरी गुड. फाइनल अकाउंट्स आज तक आपने किस किस के सीखे हैं? सर सोल प्रोप्राइटरशिप का सीखा है,
पार्टनरशिप का सीखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का सीखा है, पार्टनरशिप का सीखा है। क्या बनाते थे वहां पर? सर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे। क्या करने के लिए? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए। बैलेंस शीट बनाते थे फिनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। पीएल एप्रो बनाते थे पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सर इस तरीके से हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का, ताकि हम उनके प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सके फॉर द ईयर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर सके या डिटरमाइन कर सके एट द एंड ऑफ द ईयर। वेरी गुड। कंपनी के भी जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे हमको यही काम करना है कि कंपनी ने पूरे साल भर कामकाज करके कितना प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट्स में हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम थोड़ा सा अलग है, बट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही। मेरे को बताओ ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कोई फॉर्मूला यूज करते थे? क्या तरीका था प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? हाउ यू डिटरमाइंड प्रॉफिट्स इन बाई प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट? क्या फॉर्मूला था प्रॉफिट निकालने का? सर बड़ा ही सिंपल। सर पीएल अकाउंट में हम लोग एक साइड में पूरे साल की इनकम्स लिखते थे, दूसरे साइड में पूरे साल के खर्चे लिखते थे। सर हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बनाते थे। हाँ, अक्रूवल बेसिस पे ही बनाएंगे। एक साइड सर इनकम्स लिख देते थे, दूसरे साइड सारे खर्चे आ जाते थे, इनकम माइनस एक्सपेंस करते थे, प्रॉफिट आ जाता था। वंडरफुल वंडरफुल। सर कंपनी का जब पीएल बनाएंगे तो भी क्या ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल, कंपनी का पीएल भी ऐसे ही बनेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, फाइनल अकाउंट्स किसी भी एंटिटी का बनाओ, तरीका बदलता नहीं है, प्रेजेंटेशन बदलता है। कंपनी का भी जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, पीएल अकाउंट बनाओगे ना, उसका पीएल अकाउंट बनाने का भी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट, जैसा आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में बनाते थे। बैलेंस शीट में क्या करते थे? सर एक साइड सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल, एक साइड सारे एसेट्स लिखते थे। टोटल ऑफ एसेट इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज होता था। सेम तरीके से कंपनी का भी बैलेंस शीट बनेगा। एक साइड में सारा कैपिटल और लाइबिलिटीज आ जाएगा, एक साइड में एसेट्स आ जाएगा। द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ एसेट्स। मतलब ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट तुमको पढ़ाने जा रहा हूं ना, कोई नया चीज सिखाने नहीं जा रहा हूं। इसका एप्लीकेशन, इसका प्रोसीजर, इसका तरीका, इसका बेसिक्स, इसका कंप्यूटेशंस will be same as you have already done in proprietorship and partnership। पूरा तरीका सेम रहेगा जैसा आप सोच प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में रखते थे, वही फाइनल अकाउंट्स का तरीका भी आपको कंपनी में रखना है। मतलब ये है अगर कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट आ जाए, कोई छोटा मोटा चीज आ जाए, मेरे को ना बताना पड़े क्या करना है, तुम बताओगे क्या करना है। मान लो कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया, उसके नीचे तुमको दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपया। मेरे को बताओ तो इसका क्या करोगे तुम? मेरे को बताओ तो इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करोगे तुम? मैं चाहता हूं हर एक बच्चा सोचे, आंसर करे। जो बच्चे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव बैकअप में देखते हैं, उनको भी एक्टिव रहना है कि हाँ सर ये करेंगे हम लोग, फिर चेक करना है सही है या नहीं। बताइए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एक आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए का, तो आप बताओ फाइनल अकाउंट्स बनाते समय उसका क्या करोगे? वेरी गुड सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप सैलरी से ऐड कर दीजिए और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा दीजिए। मैं कंपनी का भी बनाऊंगा ना, सेम काम करूंगा। मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे? सर ट्रेडिंग पीएल में दिखाते थे तो पीएल में दिखा देंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। वेरी गुड। मतलब आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने का प्रोसीजर नहीं सिखा सकता, एप्लीकेशन नहीं सिखा सकता, आपको तरीका, एडजस्टमेंट्स को कैसे डील करना है नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। मैं तुमको इस चैप्टर में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट
उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा जैसे मैंने फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया है, बच्चों की तरह 10-10, 20-20 क्लास लेकर। अभी मैं सिर्फ तुमको यह सिखाऊंगा कि बच्चे तेरे को फाइनल अकाउंट्स बनाना आता है, तेरे को पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान क्लियर है, अब सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन कंपनी कैसे करेगी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते समय आजा वो सीखते हैं। So this chapter will teach you actually the presentation of financial statements of a company. The presentation of financial statements of a company. Are you through with this? कोई एक ऐसा बच्चा जिसको मेरी ये बात समझ में ना आई, जिसको मेरी ये बात समझ में नहीं आई? आपको ये सब चीजें समझनी है so that you understand what are you actually going to study. If you take this chapter as the normal final account chapter, आप मेरे को बोलोगे सर इसमें वैसा कुछ था ही नहीं जो आपने आज तक सिखाया है। क्यों? क्योंकि यहां पर फाइनल अकाउंट्स बनाना बड़ी बात नहीं है, यहां पे प्रेजेंटेशन सीखना बड़ी बात है। क्वेश्चंस भी जब आप देखोगे ना, एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में कम है, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में ज्यादा है। क्वेश्चंस भी जब इंस्टीट्यूट एग्जाम में देता है, इंस्टीट्यूट कीप्स फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इंस्टीट्यूट को वो देखना है। वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए ये पर्सपेक्टिव, तभी जाके चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज लगेगा सर क्या चल रहा है। तो मैं तो क्लियर हूं, मेरे को इस चैप्टर में तुमको एप्लीकेशन कुछ नहीं सिखाना है, सिर्फ सिखाना है कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करती है। सर कंपनी में ऐसा क्या अलग है जो इसके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है और प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जैसा ये नहीं करती? सर सेम ही रख देते ना तो सर अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से जो रिलेटेड एक्ट्स है, लॉज है, उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतनी इज्जत नहीं दी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप होते हैं छोटे फॉर्म ऑफ बिजनेस। वहां पर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो बहुत कम लोग होते हैं, वो बहुत प्राइवेटली चलाया जाता है। बट जब मैं कंपनी की बात करूंगा ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जिसमें हम लोग जब बिजनेस करने बैठते हैं तो वो बिजनेस बड़ा होता है, उस बिजनेस से रिलेटेड लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे बिजनेस में स्टेक होल्डर्स बढ़ते हैं, आपको वीडियो याद होगा, वैसे वैसे उनको उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की दरकार पड़ती है, और जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तो कंक्रीट तरीके से चाहिए। कंपनीज एक्ट ने कहा कि कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जैसा अनऑर्गेनाइज नहीं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाए। क्यों? क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कई सारे लोग, अब रिलायंस की बात करो ना, लाखों शेयर होल्डर्स है, हजारों क्रेडिटर्स है, हजारों सप्लाई लेंडर्स है, करोड़ों कस्टमर्स है जो उसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टेक होल्डर का टीम है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज डूइंग। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अपने मन मुताबिक प्रेजेंटेशन करेगा तो लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। कंपनीज एक्ट ने क्या किया, बोला कि भैया आप अपने मन से कुछ नहीं करोगे, हम आपको जैसा बताएंगे वैसा करना है। क्योंकि कंपनीज एक्ट चाहता है कि कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से स्टेक होल्डर तक पहुंचे, इसीलिए कंपनीज एक्ट ने इसको फॉर्मेट बेस्ड कर रखा है, इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर रखा है, इसको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन विथ प्रॉपर डिस्क्लोजर्स बना रखा है, जिससे स्टेक होल्डर तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आर वे टू डिफरेंट इन प्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोच सेम है, लिखने का तरीका अलग है, बस इतना दिमाग में होना चाहिए। तो मैं जब इस चैप्टर में क्वेश्चंस वगैरह बनाने जाऊं, अगर कोई एडजस्टमेंट आया, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, बेसिक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, आप मेरे से उम्मीद मत करना अविनाश भैया ये करेंगे। अविनाश भैया बोलेंगे बताओ क्या होगा, और तुमको बताना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि मैंने तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं पढ़ाया, बट फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया है, और वहां जो सीखे थे वो सब यहां पर अप्लाई होगा। बस प्रेजेंटेशन का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा।
डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का प्रेजेंटेशन सीखना। बिफोर आई गो इनटू द प्रेजेंटेशन, I need to have an overview of the Companies Act and its provisions regarding financial statements. कंपनीज एक्ट में जो जो प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए दिए गए हैं, मैं एक बार उनका ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं, सो दैट आप प्रॉपरली समझ सको कि किस तरीके से ये लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को ड्राइव कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एकदम शांति से पहले प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में समझेंगे। मैं जो पीपीटी स्लाइड्स में यहां आपको दिखाऊंगा, आपको कोई भी चीज लिखना नहीं है। आपके पास एक समरी बुक होगी, कुछ लोगों के पास पहुंच गई होगी, कुछ लोगों को पहुंच रही होगी, मिल जाएगी, हड़बड़ाना नहीं है। उसमें मैंने सारा कुछ लिख रखा है, आपको सिर्फ वो आपके सामने खोल लेना है। जो भी पीपीटी में अब चलेगा वो आपको उतारना नहीं है, वो आपको लिखना नहीं है। जब मैं बोलूं ये वाला बात लिखना है, वहां पर आप देखोगे स्पेस छोड़ा हुआ रहेगा, वहां पर वो बात अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैंने खोल रखा है, ये देखो मेरे आईपैड में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का समरी खोल रखा है और यहां पर हर एक बात लिखी गई है जो मैं अब आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कोई भी चीज पीपीटी से कोई भी बच्चा लिखने मत बैठना, सुनने पर ध्यान दो, समझने पर ध्यान दो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड कर रखे हैं अंडर द चैप्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो चैप्टर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये रेंज करता है फ्रॉम सेक्शन 128 टू सेक्शन 138। पढ़ेंगे आप लॉ में, चिंता ना करें, कुछ लर्न नहीं करना है। सेक्शन 128 से सेक्शन 138 तक के सेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कंटेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन है सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 129 एक्चुअली इज द सेक्शन जो कंपनीज को बोलता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला बात सेक्शन 129 बोलता है एवरी कंपनी, क्या बोला मैंने? एवरी कंपनी, साइज कुछ भी हो, नेचर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो हम देखते थे कुछ प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है, किसी का अप्रैल टू मार्च है। रियल लाइफ में भी आप जाओगे तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आपको जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, ये सारी चीजें दिख सकती है। बट कंपनीज के लिए ना, कंपनीज एक्ट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड मतलब एक लेवल बना दिया। बोला कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कंपनीज को फाइनेंशियल ईयर, अपना अकाउंटिंग ईयर सेलेक्ट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। सर अगर हम नहीं बनाना चाहे तो एक्ट ने ये अनुमति नहीं दी है। सिर्फ एक केस है जहां पर एक्ट बोलता है कि अगर इसके कारण हो रहा है कोई दूसरा अकाउंटिंग ईयर तो वो रख सकते हो, अदरवाइज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च का बनना चाहिए। मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लॉ का टीचर नहीं हूं और मेरे लिए वो काम की नहीं है, ठीक है, ध्यान से। तो पहला बात कहा एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर, पहला बात बोला। फिर बोला ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या इनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी वो कंपनीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए बनाना पड़ेगा। क्या कंडीशंस दी गई? पहली कंडीशन, ध्यान से देखिए,
पहली कंडीशन। और ये कंडीशन आपको मैंने बेसिक्स में पढ़ा दी है, ये तो बेसिक है। क्या लिखा? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट जब भी कंपनी बनाएगी वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे उससे जो आपकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकल रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर अफेयर्स देना चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट में चोरी चकारी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। पहला बात बोला कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। अब एक फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर कब माना जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया बेसिक्स में, तो अभी मैं उस चीज में डीप डिटेल्स में नहीं जाने वाला। हर कंपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। तो कंपनी को अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है अप्रैल टू मार्च वाला। वेरी गुड। दूसरा, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज अफेयर्स देने चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू वहां पर दिखना चाहिए कंपनीज के अफेयर्स का। तीसरा, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाओगे दे शैल कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 में कंपनीज एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया कि हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी कंपनी नॉर्मल एएस फॉलो करेगी, कौन सी कंपनी इंड एएस फॉलो करेगी, उसके रूल्स आए हुए हैं, वो अलग चीज है। चाहे छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप बनाओगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना चाहिए। एंड तीसरा बात जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस चैप्टर में, शुड बी in the form as provided in schedule 3 of the act। कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 7। उसमें से शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट ने क्या किया? कंपनीज एक्ट ने कंपनी के बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट दिया, साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं बट मेनली बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट दिया। बोला जब भी कोई भी कंपनी बैलेंस शीट पीएल बनाएगा वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएगा, वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को फॉलो करके बनाएगा। तो कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। दूसरा, ट्रू फेयर व्यू देना चाहिए। तीसरा, कंप्लाई करेगा विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और चौथा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन द फॉर्म provided in schedule 3 of the act। एक्चुअल पता है तुमको मेरे को क्या सिखाना है? तुमको सिखाना है शेड्यूल 3। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसका प्रेजेंटेशन होता है एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 3। तो मेरे को तुमको एक्चुअल में शेड्यूल 3 सिखाना है। सर इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या क्वेश्चन बनाते समय? ना, इनको समझ के रखना है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एएस फॉलो करके बनाना है, वो कंप्लाई करेगा, वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और नंबर 3, वो कंप्लाई करेगा विद द फॉर्मेट्स गिवन अंडर शेड्यूल 3। अगर नहीं फॉलो करोगे दैट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। जो सेक्शन 129 में पेनल्टी दी गई है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो भी उसके अंदर आपका पनिशमेंट्स है वो आपको दिया जाएगा, वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ सेक्शन 129 में एक और बात बोली गई है जो मेरे लिए अभी जरूरी नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया था अगर किसी एंटिटी का कोई सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी हो तो उस एंटिटी को अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। इसका बात भी किया गया है सेक्शन 129 में। यह बात मैं लूंगा जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी मैं इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता। अभी मैं सिर्फ फोकस रहना चाहता हूं शेड्यूल 3 वाली बात पर कि कंपनीज जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी वो होगा एज पर द शेड्यूल, एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। किसी भी बच्चे को इन 3 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है? इन 3 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है? लिखना नहीं है, मैं पहले ही मना कर रहा हूं। आप अगर देखोगे तो पहला पेज का, आपके समरी का पहला पेज का जो लास्ट 4 लाइन है ना उसमें यही लिखा हुआ है, डोंट राइट एनीथिंग प्लीज, एवरीथिंग इज रिटन, आई विल मेक यू मार्क एवरीथिंग। बट अभी नहीं, अभी मैं पढ़ाना चाहता हूं।
किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, वेरी गुड सर। इसमें कुछ याद रखना है हमको? सिर्फ शेड्यूल 3 वर्ड याद रखो, सिर्फ शेड्यूल 3 याद रखो। शेड्यूल 3 फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। मैं जब भी बोलूंगा शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनाना है तो आपको याद आना चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वंडरफुल, वंडरफुल। अब ध्यान से, फिर क्वेश्चन आया कि जैसे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएल अप्रोप्रिएशन वगैरह बनाते हैं, क्या कंपनीज एक्ट ने भी बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाना है? बिल्कुल बताया है। सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सबसेक्शन नहीं, क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन 2 में हम लोग वर्ड क्लॉज यूज करते हैं बिकॉज ऑल दी क्लॉजेज आर independent, all the provisions are independent, they are not linked to each other. Section 2 clause 40 of Companies Act financial statement शब्द के बारे में बताता है। वो बोलता है कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, those financial statements must include these 5 things, these 5 things आपके स्क्रीन में आएगा, चेक करेंगे आप। Financial statements of the company must include these 5 things। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले a balance sheet as at the end of the financial year। आप जानते हो बैलेंस शीट एक पीरियड पॉइंट स्टेटमेंट है। 31 मार्च बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च एक बैलेंस शीट होना चाहिए। एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी एज ऑन 31 मार्च का एक बैलेंस शीट होना चाहिए। दूसरा अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, पूरे साल भर कामकाज करके कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ उसका एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उस साल में कैश फ्लो क्या हुआ है, कहां कहां से कैश आया और कहां कहां उसको यूटिलाइज किया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मेरे हिसाब से बैलेंस शीट सब जानते हैं, पीएल सब जानते हैं, कैश फ्लो भी सब जानते हैं। क्लास 12 में शायद कैश फ्लो इंट्रोड्यूस किया गया है सिलेबस में। कैश फ्लो कुछ नहीं है रे, जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं ना, डेबिट रिसीट साइड, रिसीट साइड, रिसीट सारा डेबिट साइड, पेमेंट सारा क्रेडिट साइड, वही रिसीट्स पेमेंट को समराइज करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बताता है कंपनी का कैश पोजीशन क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पर उस पैसे को यूज किया गया है। हम लोग बनाएंगे, हमारे सिलेबस में है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉलो करके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ ग्रुप 1। बिल्कुल सुने हैं सर। चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये किसी ने नहीं सुना होगा, बट आपने एक वर्ड तो मेरे से सुना है, बोलो तो क्या? इक्विटी। कोई बच्चा मेरे को इस क्लास में बताओ ना, इक्विटी क्या होता है, व्हाट इज इक्विटी? मैंने आपको सिखाया है, नहीं बता पाओगे तो दर्द होगा, दुख होगा, खराब लगेगा, बता पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बट पहले मैं आपसे वर्ड इक्विटी के बारे में पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्विटी? इक्विटी नवनीत सर ने भी सिखाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सर इक्विटी वर्ड का मतलब होता है कैपिटल, मालिक का पैसा। देखो कैपिटल सिर्फ नहीं आता है वहां पे, मैंने आपको सिखाया था मालिक का पैसा। सर मालिक का पैसा जो सर टोटल एसेट्स में बाहर वाले को अगर आप क्लेम का, बाहर वाले का क्लेम माइनस कर दे तो जो बचता है वो मालिक का पैसा होता है। सर उस मालिक के पैसे को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। और सर इक्विटी में आपने सिखाया था दो चीजें आती है, एक आता है उनका लगाया हुआ कैपिटल, दूसरा उससे कमाया हुआ प्रॉफिट जो हमने रिटेन कर रखा है, जो हमने दबा रखा है, जो अभी तक हमने बांटा नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सर दो चीज आता है इक्विटी में, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स को अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं रिजर्व सरप्लस। क्या बोलते हैं? रिजर्व सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नाम से सुनो ना, स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो हमको बताएगा अबाउट चेंजेस इन इक्विटी, यानी ये जो शेयर कैपिटल है, ये जो रिजर्व सरप्लस है,
पूरे साल भर में ये हमारा कंपनी का शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस किस तरीके से चेंज हुआ है, जो इनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है वो किस तरीके से पूरे साल भर में आया है, उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा, मालिकों के पैसे के अंदर दो चीज, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ये जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं, आप जानते हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है, पूरे साल भर में किस तरीके से ये चेंज हुआ है, इसका स्टेटमेंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमारे सिलेबस में नहीं है बट बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड फिफ्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट दुखदाई, सबसे ज्यादा टेंशन वाला काम, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोला मैंने? नोट्स टू अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सॉलिड चीज है मेरे भाई। ये ऐसा चीज है जो पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोल के रख देता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में अगर बात करूं ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किसी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट, आज या नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आपको। फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं ना तो कोरे कागज है रे, कोरे कागज है। एक कंपनी का बैलेंस शीट आप देख रहे हो, बैलेंस शीट में दिखाई दिया फिक्स्ड एसेट 5,000 करोड़, मन बोलेगा बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अब फिक्स्ड एसेट 5,000 करोड़ देखा तो मन बोला बड़ी कंपनी है, बट जब आपने थोड़ा और अंदर थोड़ा आप गए और अंदर घुसे, आप देखे उस फिक्स्ड एसेट 5,000 करोड़ में 3,500 करोड़ फर्नीचर है। फर्नीचर क्यों? ऑफिस को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं, अपना फैक्ट्री को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं, अपना हर जगह को बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखा है, फर्नीचर में तोड़ के खर्चा किया है। बोला बक 5,000 करोड़ में 3,500 करोड़ फर्नीचर में लगा दिया, फर्नीचर से क्या करोगे? कुछ नहीं, सुंदर दिखेंगे बस। बोला क्या हुआ? मशीनरी कितने का है? बोला 1,500 करोड़ का मशीनरी है। मतलब 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किया बिजनेस में और सिर्फ 30% प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है, बैलेंस 70% बेकार है। हाँ, अब बताओ कंपनी कैसी है, अब बताओ कंपनी कैसी है, अब बोलो क्या सोचते हो कंपनी के बारे में? सर सोच बदल गई, हमारी सोच बदल गई। एक्चुअली बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे ना एक एक पेज के स्टेटमेंट्स हैं। हम लोग शेड्यूल 3 जैसा बना हुआ है। शेड्यूल 3 बोलता है कि हम लोग जब बैलेंस शीट दिखाएंगे तो उसमें हर आइटम के अंदर क्या क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे। बैलेंस शीट सिर्फ एक पेज का बनेगा, सिर्फ एक पेज का। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जिनके लाख्स करोड़, 1,000 करोड़ में एसेट लायबिलिटीज है, उनका भी एक पेज का बैलेंस शीट। मेरा जैसा छोटा आदमी जो साल में 1,00,000-2 लाख रुपए कमाता होगा, उसका भी एक पेज का बैलेंस शीट। बताओ क्या 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 तुमको मिलेगा? सर रिलायंस का बैलेंस शीट तो 10 पेज का होना चाहिए था, तब पता चलता रिलायंस इतना बड़ा कंपनी, इतना काम कर रहा है, उसके एसेट लायबिलिटीज में क्या क्या है। बैलेंस शीट 10 पेज का नहीं होगा, एक ही पेज का होगा। बाद बाकी सारा ज्ञान नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। कहां होगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में ना 3 चीजें हुआ करती हैं, 3 चीजें हुआ करती है। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों सर? आपको बनाना पड़ेगा और यहीं पर वो पेन पॉइंट है जहां पे आपको लगेगा यार हमको नहीं करना ये चैप्टर, यहीं पर वो दुख का पॉइंट है। वो नोट्स टू अकाउंट्स इन ब्रॉड नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें। पहला, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी ने यूज किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में नोट्स टू अकाउंट्स में बताया जाता है। मेन अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताना जरूरी है कंपैरिजन को इनहांस करने के लिए। जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंटिटी ने यूज की है वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है, पहला। दूसरा, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जो एक एक आइटम दिखा रहे हो, जैसे बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट 5,000 करोड़, अब ये 5,000 करोड़ का डिसएग्रीगेशन मतलब इसका तोड़कर ये 5,000 करोड़ में फर्नीचर कितना, बिल्डिंग कितना, लैंड कितना, हेलीकॉप्टर कितना,
व्हीकल्स कितना, और बाद बाकी दूसरे एसेट्स कितने 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 हैं। इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर में कितने, प्रेफरेंस शेयर्स में कितने, डिवेंचर्स में कितने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितने, म्यूचुअल फंड्स में कितने, प्रॉपर्टी में कितने, ये अलग अलग जो हर आइटम आप बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो में दे रहे हो ना, उनको डिसएग्रीगेट करके, उनको तोड़ के, उनका डिटेल्स आपको देना पड़ता है कहां पर, नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में। और तीसरा, उन सब चीजों से रिलेटेड, उन सारे आइटम से रिलेटेड अगर कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है हमारे 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 स्टेक होल्डर्स के इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल होंगे, वो डिस्क्लोजर्स आपको करने पड़ते हैं। तीसरे वर्ड को मैं बोलता हूं डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? डिस्क्लोजर। नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीज होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, disaggregation of items या figures given in balance sheet, PL, cash flow statements, etc. And number 3, disclosures related to them. Important informations का disclosures हमें वहां देना पड़ता है। सर डिस्क्लोजर क्या क्या चीज का करना है ये कौन बताएगा? लॉ बताएगा, लॉ बताएगा। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 ने कुछ डिस्क्लोजर्स बताए हैं हर आइटम से रिलेटेड, वो आपको करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब पढ़ोगे तो हर आइटम से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं, वो आपको करने हैं। अगर आप किसी दूसरे लॉ से गवर्न्ड हो और वो चाहता है आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ डिस्क्लोज करो, वो डिस्क्लोजर्स आपको करने पड़ेंगे। तो जो डिस्क्लोजर का पॉइंट है ना, वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। यहां पे कंपनी लॉ के शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स, कंपनी लॉ के अदर डिस्क्लोजर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर, सेबी रेगुलेशंस के डिस्क्लोजर्स, अदर रेगुलेशंस के डिस्क्लोजर, जहां जहां बोला गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीजें डिस्क्लोज करनी है, वो सारे डिस्क्लोजर्स मेनली नोट्स टू अकाउंट्स में किए जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में किए जाते हैं। ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स बच्चा ना एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन का, फटाफट बोलता है नोट्स अकाउंट्स। बट रियल लाइफ में जब जाओगे ना, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने में और समझने में सबसे ज्यादा योगदान नोट्स टू अकाउंट्स का है। बाद बाकी सब कोरा कागज है, बाद बाकी सब कोरा कागज है। मोटा मोटा बात बता दिया खाली, वो बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो। मेन बात जिसके अंदर जाकर तुमको एनालिसिस करके डिसीजन लेना है, वो सब नोट्स टू अकाउंट्स में है। अगर किसी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, 1 पेज का बैलेंस शीट, 1 पेज का पीएल, 1 पेज का कैश फ्लो स्टेटमेंट, 1 पेज 2 पेज का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बाद बाकी 50 60 70 पेज का नोट्स टू अकाउंट्स। क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमको लगता है स्टेक होल्डर को हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए जरूरी है, हम लोग वहां पर देते हैं। बेसिकली 3 पॉइंट याद रखो, 3 चीजें यहां पर आएंगी। पहला, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर। दूसरा, जो भी फिगर्स हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए हैं उनका ब्रेकअप, डिसएग्रीगेशन। तीसरा, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू देम। अब ये डिस्क्लोजर्स कुछ शेड्यूल 3 देता है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं, कुछ रेगुलेशन बताते हैं। आपको हर जगह का देखकर फिर डिस्क्लोजर करना पड़ता है। आप जब सम्स बनाओगे ना, बैलेंस शीट बनाने में आपको खराब नहीं लगेगा, पीएल बनाने में खराब नहीं लगेगा, बट इनसे रिलेटेड जो नोट्स बनाना है ना, उसमें आपको बहुत खराब लगेगा। मैं पहले से ही बोल रहा हूं भाई, फ्रैंक होके, ताकि तुम बाद में हमको गाली ना दो। देखो, हमको गाली देने से कुछ होगा भी नहीं, तुम्हारे पास चला जाएगा। भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई है कि जो भी चीज लगता है वो सीधा रिफ्लेक्ट होता है। गाली दोगे तो गाली मिलेगा, मतलब मेरे से नहीं, भगवान से, और दुआ दोगे तो दुआ वापस मिलेगा। जो दोगे वो वापस मिलेगा। सर फीस दे रहे हैं, पढ़ाई वापस मिलेगा। Is it clear to all of you? 5 चीजें बनानी है, 5 चीजें, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। लर्न होना चाहिए क्या? हो जाए तो बहुत बढ़िया, अपने आप हो जाएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। स्ट्रेस खराब होता है, प्रॉब्लम करता है बहुत सारी, मत लीजिएगा। बताइए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर ये सब चीजें नोट नहीं करनी क्या? समरी बुक में सब लिखा हुआ है। मैं नॉर्मली
कोई भी चैप्टर का नोट्स कॉपी में लिखाऊंगा और लास्ट क्लास में हम लोग समरी करेंगे, ठीक है। बट ये चैप्टर ऐसा है जिसको मैं कॉपी में नहीं लिखाऊंगा, समरी बुक में ही हम लोग सारा चीज लिख लेंगे ताकि एक ही जगह से पढ़ ले। क्यों? क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का चीज है, तो मैं दो दो बार मेहनत नहीं कराऊंगा, मैं एक ही बार में समरी बुक में लिखवाऊंगा। क्लियर? हाँ महक, हम लोग पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। क्यों, काय को, कैसे, ये सब मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये सब मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। वेरी गुड। अब थोड़ा सा आप लोग लिखने का कार्यक्रम करो ना। अगर बुक्स मिल गई बुक्स में लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने का कार्यक्रम करो ना, एकदम छोटी छोटी चीज लिखाऊंगा। देखो फर्स्ट पेज में पॉइंट नंबर 1, फिनेंशियल स्टेटमेंट समरी बुक, फिनेंशियल स्टेटमेंट समरी बुक। मेरे को कोई समरी बुक ला कर दीजिए ना, अकाउंट्स का नया वाला। हाँ, पॉइंट नंबर 1 में आपको दिखेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें दिखेगा सेक्शन 2 क्लॉज 40। पॉइंट नंबर 1 दिखेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पास लिखिए ना शेड्यूल 3। बैलेंस शीट के पास लिखिए शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, कुछ बच्चे स्केड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल, जैसे नवनीत सर स्केड्यूल बोलते हैं, मैं शेड्यूल बोलता हूं भाई। सिंपल आदमी हूं, सीधा आदमी हूं। ये देखो ऐसा पेज दिख रहा होगा आपको। पॉइंट नंबर 1 बैलेंस शीट के पास लिखो शेड्यूल 3, खुला हुआ है मेरे पास। पॉइंट नंबर 2 पीएल के पास लिखो शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, छोटी छोटी बातें लिख लो। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये देखो मेरा हाथ कितना आगे चला गया। सर आपका हाथ इतना काला कैसे हो गया? अरे ये सब मत पूछो। चलो, पीएल के पास शेड्यूल 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 में नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के पास लिखो शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 नॉट इन आवर सिलेबस, हाँ ये वाला पार्ट नॉट इन आवर सिलेबस। नोट्स टू अकाउंट्स के पास लिखो, यहां अच्छे से लिखना। नोट्स टू अकाउंट्स के पास शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 कॉमा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल 3 कॉमा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉमा अदर रेगुलेशंस। अदर रेगुलेशंस, लिस्टेड कंपनी है, सेबी रेगुलेशन अगर कुछ बोलता है उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अगर बैंकिंग कंपनी है, आरबीआई बोलता है उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी है, इरडा बोलता है उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जो आपके रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं डिस्क्लोजर, वो आपको देने पड़ेंगे। शेड्यूल 3 एएस एंड अदर रेगुलेशंस। सर आप क्या हम लोगों को सारे डिस्क्लोजर्स पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स की बात करूंगा जो आपके सिलेबस का दायरा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग डिस्क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हम लोग इस चैप्टर में जब नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे, हर आइटम से रिलेटेड क्या बातें हमें बतानी है, हम लोग शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे। जो शेड्यूल 3 में बोला गया है उन सब चीजों के बारे में डिस्क्लोजर्स करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा वो आपको। एएस कौन सा? सर एएस सारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई एएस का नंबर नहीं लिखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ डिस्क्लोजर्स की बात करता है जो एंटिटी को करना पड़ता है रिलेटेड टू दोस थिंग्स, वो सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। जैसे एएस 10 में पीपी से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स का बात एएस बोलता है जो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में करना होगा। हर एएस में कुछ डिस्क्लोजर्स के प्रोविजंस होते हैं जो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे।
क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या सबको? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शेड्यूल 3 लिखिए, शेड्यूल 3। चलिए, गुड है, वेरी गुड। थोड़ा सा ना 2-3 लाइन का कोई राइटअप लिखा हुआ है, उसके नीचे एक छोटा सा लिखिए ना, नोट्स टू अकाउंट्स। मैं थोड़ा नोट्स टू अकाउंट्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं सर नोट्स टू अकाउंट्स में एक्चुअल में क्या दिखाई देता है, एक्चुअल में जो कंपनी डिस्क्लोज करती है वो कहां से आता है। तो थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में लिखना चाहूंगा। लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स forms part of financial statements of company. Notes to accounts forms part of financial statements of a company. देखो बहुत जगह है नीचे, बहुत जगह है, पूरी जगह है, यहां लिखना है। Notes to accounts forms part of financial statements of a company. Full stop. It contains नंबर वन इट कंटेन्स, नंबर वन क्या होता है नोट्स टू अकाउंट्स में? नंबर वन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। नंबर बी, disaggregation of figures and amounts। disaggregation, आप ब्रैकेट में ब्रेकअप लिख सकते हैं, आप वाला ब्रेकअप नहीं, फिगर का ब्रेकअप। हाँ, disaggregation ब्रैकेट में ब्रेकअप of figures and amounts shown in financial statements, balance sheet, PL, etc. Disaggregation of figures and amounts shown in financial statements. Disaggregation of figures and amounts shown in financial statements. एक सेकेंड, नंबर थ्री, डिस्क्लोजर्स। ये डिस्क्लोजर जो है कुछ शेड्यूल 3 में दिए गए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए गए, कुछ रेगुलेशंस में दिए गए, विच बाय विच अ कंपनी इज गवर्नड। अलग अलग कंपनीज अलग अलग रेगुलेशन से गवर्नड हो सकती हैं, उनके रेगुलेशंस में जो दिए हैं उनका डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा। जहां पे भी बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डिस्क्लोजर कीजिए, हम लोग वो डिस्क्लोजर जनरली नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। 3 चीज क्लियर है, 3 चीज, significant accounting policies, disaggregation of figures and amounts in the shown in the financial statement, और तीसरा disclosures। सारे बच्चों ने लिख लिया क्या? सारे बच्चों ने लिख लिया क्या? मेरे को रिपीट करना है तो बताइए। सर आप रिपीट कर पाएंगे? आपने तो कहीं लिखा नहीं। अरे घुमा फिरा के एक ही बात लिखवाना है। वेरी गुड, डन। क्या ये पांचों चीज आपको समझ में आ गया? बैलेंस शीट क्या है आपको पता है, पीएल क्या है आपको पता है, कैश फ्लो क्या आपको पता है, हम लोग बनाएंगे भी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने समझाया, नोट्स टू अकाउंट्स मैंने समझाया। इस चैप्टर में हम लोग बैलेंस शीट बनाना, पीएल बनाना, नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट, पीएल गिवन इन शेड्यूल 3 ये सीखेंगे। बैलेंस शीट,
पीएल और इनसे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट जो शेड्यूल 3 में दिया गया है वो सीखेंगे हम लोग। डन है मेरा बात? तो आपको समझना है, मैंने आपको 5 पॉइंट के इस पास शेड्यूल 3 लिखवाया है। बैलेंस शीट, पीएल और नोट्स टू अकाउंट शेड्यूल 3 वाले हमारे सिलेबस में कवर्ड है। चलो अब आगे चलते हैं ध्यान से। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 3 के ऊपर। अब हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 3 के ऊपर, जो हमारा मेन कंटेंट ऑफ डिस्कशन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनीज एक्ट का अगर शेड्यूल 3 आप निकाल कर पढ़ोगे ना, शेड्यूल 3 को आप देखोगे तो आपको 3 डिविजन्स दिखाई देंगे, 3 डिविजन्स दिखाई देंगे। पहला डिवीजन ऑफ शेड्यूल 3 पीछे लिखा हुआ है, कुछ कॉपी मत करना, पीछे लिखा हुआ है। पहला डिवीजन ऑफ शेड्यूल 3, पहले डिवीजन में कंपनीज एक्ट ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, पीएल का फॉर्मेट दिया, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स की बात कही। ये जो डिवीजन 1 है, दिस इज एप्लीकेबल टू कंपनीज which are preparing their books of accounts as per accounting standards, which are required to comply with the accounting standards which were existing in the past. अभी इंडिया में मैंने आपको बोला ना, 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस बड़ी कंपनीज के लिए, किन के लिए है मैं बताऊंगा, और नॉर्मल छोटी कंपनीज एएस फॉलो करेंगी। जो कंपनीज एएस फॉलो कर रही हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट, डिस्क्लोजर्स, वो दिया गया है आपको डिवीजन 1 में। डिवीजन 2 में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दिया गया है फॉर कंपनीज which are required to comply with IND AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बड़ी कंपनी का फॉर्मेट बैलेंस शीट पीएल का दिया हुआ है। सर क्या छोटी कंपनीज और बड़ी कंपनीज के फॉर्मेट में डिफरेंस है? आंसर इज यस। सर अगर डिफरेंस है, मान लो हम एक छोटी कंपनी और एक बड़ी कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं कि भैया हम किस में इन्वेस्ट करें, तो सर हमको तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बिल्कुल होगा, बट टेंशन नको, धीरे धीरे ये सारी चीजें अलाइन कर दी जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने काम दिया है कि जो नए इंड एएस आपने बनाए हैं, आप अपने पुराने वाले इंड एएस को नए इंड एएस से अलाइन करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे पुराने वाले एएस नए इंड एएस से अलाइन होने लग जाएंगे, वैसे वैसे आप देखोगे चीजें सिंक होने लग जाएंगी। सिंक होने के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट भी सेम टाइप के देखने मिल जाएंगे। बट एज ऑफ टुडे देयर आर 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट, सेपरेट फॉर एएस फॉलोइंग कंपनी, सेपरेट फॉर इंड एएस फॉलोइंग कंपनीज। डिवीजन 1 for companies which are following accounting standards, division 2 for companies which are following IND AS, division 3 for NBFCs, non banking financial companies, आप जानते होंगे non banking financial companies which are following IND AS, सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंस का बिजनेस करती है, पैसा लेन देन, लोन वगैरह देना, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना, ऐसा बिजनेस करती है, बट विच इज नॉट अ बैंक। आपके लिए एग्जांपल लूं तो आपके लिए सबसे इजी एग्जांपल बजाज फाइनेंस। जानते हैं बजाज फाइनेंस? इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाने जाते हैं तो आप देखते होंगे एक बजाज फाइनेंस का एक डेस्क बना है हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की दुकान में, जो फाइनेंस करके देता है आपके एसेट के परचेस को। वो बजाज फाइनेंस इज एन एनबीएफसी कंपनी, एसेट फाइनेंस करती है। कैपिटल फर्स्ट सुना होगा आपने, मन्नापुरम गोल्ड लोन सुना होगा आपने, मन्नापुरम गोल्ड लोन सुना है ये सब। श्रेई सुना होगा, श्रेई कलकत्ता में, श्रेई सुना होगा आपने। ये सारी कंपनीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दे आर नॉट बैंक्स बट देयर बिजनेस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। पैसा लेन देन, लोन लेना, लोन देना, इन्वेस्ट करना इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज और अदर थिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, ये सब टाइप का इनका बिजनेस होता है। तो जो एनबीएफसी कंपनीज को इंड एएस फॉलो करना है, वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा एज पर द फॉर्मेट गिवन अंडर डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल
3, डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3। तो एक्चुअल में तुम शेड्यूल 3 में देखोगे ना, 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, 3 पीएल का फॉर्मेट है। पहला बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट है एएस वाली कंपनीज का, सेकंड बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट है इंडीएस वाली कंपनीज का, थर्ड बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट है एनबीएफसी कंपनीज जो इंडीएस फॉलो करेंगी। सर मान लीजिए कोई एनबीएफसी ऐसी कंपनी है जो एएस फॉलो करेगी, वो कहां जाएगी? डिवीजन 1 में, वो पहले वाले में चली जाएगी। मतलब इंडीएस में 2 डिवीजन है, NBFCs अदर देन NBFC, अदर देन NBFC है डिवीजन 2, NBFC है डिवीजन 3। हमारे सिलेबस में सिर्फ डिवीजन 1 है। डिवीजन 2 आपको फाइनल लेवल में पढ़ने मिलेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जहां आपका इंड एएस इज द स्कोप ऑफ सिलेबस। इंटर का स्कोप ऑफ सिलेबस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमें शेड्यूल 3 का सिर्फ डिवीजन 1 पढ़ना है। For companies which are following accounting standards, for companies which are following accounting standards, very good। मुथूट फिनांस, ये भी अच्छा नाम बोला, वेरी गुड। समझ में आया सबको ये बात? शेड्यूल 3 बहुत बड़ा है, निकाल के पढ़ोगे ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हमको सिर्फ डील करना है डिवीजन 1। आप चाहो तो अपने समरी मैट में लिख सकते हो, डिवीजन 1 इंटर सिलेबस, डिवीजन 2 फाइनल सिलेबस, डिवीजन 3 नोवेयर इन सिलेबस। डिवीजन 1 इंटर सिलेबस में है। अब ध्यान से, ये जो डिवीजन 1 है, फॉर कंपनीज विच आर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस डिवीजन के 3 पार्ट है, 3 पार्ट। पहला पार्ट, पार्ट ए, जहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पार्ट ए, कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पार्ट बी, कंपनी के पीएल का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। पार्ट सी, डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर जो करने हैं पीएल और बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड। 3 पार्ट है शेड्यूल 3 का, डिवीजन 1 का 3 पार्ट। पार्ट ए कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पार्ट बी कंपनी के पीएल का फॉर्मेट, और पार्ट सी नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। एक्चुअली हमारा इस चैप्टर का मुद्दा ये 3 चीज है। एक्चुअल में हमारा सिलेबस का मुद्दा ये 3 चीज है, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी के पीएल का फॉर्मेट, और उनसे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट जो शेड्यूल 3 में दिया गया है। ये हमारे सिलेबस का मुद्दा है। अब मैं धीरे धीरे आपको कहां लेके जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? पहले कंपनीज एक्ट पढ़ाया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाया, अब शेड्यूल 3 में ला रहा हूं, अब बैलेंस शीट में ले जाने वाला हूं। तो धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ चलते जा रहे हैं। Any student, any doubt on this? Any student, any doubt on this? बताइए, आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। सर ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है बुक्स में, वो तो आपने नहीं समझाया। शेड्यूल 3 एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, हाउएवर कुछ लिखा हुआ है, चिंता न को, सब पढ़ाऊंगा, सब ध्यान से। यहां तक क्लियर है? कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं लाइफ छोड़कर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। टेक माई वर्ड्स, यू विल रिमेंबर मी ऑन द डेट ऑफ योर एग्जाम्स। बने रहो। तुम सोचो, तुमको ये समझाने का पेन मेरे अंदर कितना हो रहा होगा। तुमको लगता है थ्योरी चैप्टर पढ़ने में बोरिंग, जो समझाने वाला है उसको कितना हिम्मत लगाना पड़ता होगा। कोई नहीं, बैकअप में देखिएगा, बैकअप की फैसिलिटी तो आपके मतलब वो है ना, शादी का दहेज के जैसा मिलना ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेड्यूल 3 से रिलेटेड बताना चाहता हूं, एंड दीज इंपॉर्टेंट बातें आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोथ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। शेड्यूल 3 के कुछ फीचर्स, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का, फीचर ऑफ शेड्यूल 3। हो सकता है एक छोटा सा केस स्टडी आ जाए 5 मार्क का, फ्रॉम फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3। बहुत ध्यान से आपको अब मेरे साथ डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3। ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम स्लो स्टडी चलूंगा, एकदम स्लो स्टडी, मैं बिल्कुल हड़बड़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल हड़बड़ाऊंगा नहीं। सबसे पहला फीचर, सबसे पहला फीचर वही जो आपके समरी मैट में लिखा हुआ है ऊपर।
Schedule 3 is applicable to all companies except for companies governed by special statute. ध्यान से सुनना, ध्यान से. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 बोला कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी शेड्यूल 3 को फॉलो करके बनाएंगी. हाउएवर, क्या बोला? हाउएवर, अगर कोई कंपनी ऐसी है विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट, मतलब वो कंपनी ऐसी है जिसको गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाया हुआ है. जैसे एग्जांपल, बैंकिंग कंपनी को गवर्न करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को गवर्न करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक स्पेशल लॉ, स्पेशल रूल, स्पेशल रेगुलेशन से रेगुलेटेड है, एक स्पेशल स्टैट्यूट एक्ट से रेगुलेटेड है, लॉ से रेगुलेटेड है. ध्यान से सुनना. However, if a company is governed by a special statute and the format of financial statements are given in the statute and the format of financial statements are given in the statute, उन statute में उस entity या उस company का financial statements का कोई specific format दिया गया है, then they need not follow the format given under schedule 3. Then they need not follow the format given under schedule 3. Format given under schedule 3. फॉर्मेट गिवन अंडर शेड्यूल 3 क्या? जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये उन एंटिटीज को फॉलो नहीं करना. क्यों फॉलो नहीं करना? अरे उनके मदर एक्ट ने, मदर एक्ट मतलब पेरेंट एक्ट, मेन एक्ट ने बोल दिया कि तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाना है. जब पापा मम्मी बोल दिया ऐसे करना है, तो फिर चाचा चाची का नहीं सुनने का. पापा मम्मी बोल दिए. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 29 थर्ड शेड्यूल बोला कंपनी, बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होगा, पीएल का फॉर्मेट ये होगा. किसकी हिम्मत है उसको फॉलो ना करे? बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तो आप उसी से बना लीजिए. कंपनीज एक्ट बहुत 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 नरम दिल एक्ट है. वो बोला अगर आप अपने एक्ट को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लोगे ना, हम ये मान लेंगे आपने हमारा शेड्यूल 3 फॉलो कर लिया है, हम मान लेंगे आपने सेक्शन 129 फॉलो कर लिया है, आपके ऊपर सेक्शन 129 का नॉन कंप्लायंस नहीं लगेगा. तो बोला गया अगर कोई गवर्नड कोई एंटिटी ऐसी है विच इज गवर्नड बाय ए स्पेशल स्टैट्यूट और उनके स्टैट्यूट में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स है, तो उनको शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना. बेस्ट एग्जांपल आर बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी. सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अभी के दिन कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है. उनको झक मार के फॉलो करना है शेड्यूल 3, उनको फॉलो करना है शेड्यूल 3. तो यहां पे मैं अगर एग्जांपल के तौर में बात करूं तो मैं बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी की बात कर सकता हूं. शुभेंदु ने लिखा सर आईसीएआई इज गवर्न्ड बाय आईसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. मेरे बच्चे आईसीएआई इज नॉट अ कंपनी, आईसीएआई इज नॉट अ कंपनी. तो हम लोग आईसीएआई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पर बात नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ कंपनी. डन है ना बात? वेरी गुड, वेरी गुड. पहला पॉइंट सबको क्लियर है क्या? यही पॉइंट आपका एकदम ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी बोल के. आप अपना समरी मैट में पहला पॉइंट रीड कर सकते हो. लिखा है ऑल कंपनी शैल प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द शेड्यूल format provided under schedule 3. However, companies governed by special statute like banking and insurance company shall comply with the format of financial statement given under their respective act. They need not follow schedule 3. They need not follow schedule 3. शेड्यूल 3 सारे कंपनीज फॉलो करेंगे एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज विच आर गवर्न्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट हैविंग सेपरेट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हैविंग सेपरेट फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दो चीजें, यू आर गवर्न्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट एंड वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, तो फिर आपको शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करना. एनी डाउट, एनी डाउट? ये सब चीजें बस एक बार सुन लेनी है. कुछ चीजें जीवन में बस एक बार सुननी होती है, उनको लर्न नहीं करना होता, वो अपने आप मन में रहती है. ये चीजें मैंने भी लाइफ में एक ही बार पढ़ी थी, उसके बाद कभी पढ़ा नहीं, बट ये याद है, ये पता है. दिस इज एकदम बेसिक है. क्लियर?
फटाफट बोल रहे, फटाफट बोल बच्चा लोग। वेरी गुड। तुषार बोल रहा है सर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं जो भी कंपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करने वाला चीज नहीं है। स्पेसिफिक एक्ट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, उनको नहीं करना। बैंकिंग, इंश्योरेंस आर एग्जांपल्स। अगर कोई और भी निकले तो आप उसमें भी फॉलो नहीं करेंगे। इफ इट्स अ कंपनी देन आप उसको फॉलो करने का जरूरत नहीं है, अगर उसका कोई और एक्ट है और वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल बात है, ये आपको पता है, हाँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल बात है। प्रोवाइड्स वर्टिकल फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट एंड पीएल। प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप में हम लोग टी फॉर्मेट में काम करते थे। टी फॉर्मेट, टी फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो साइड होते थे, एक साइड लाइबिलिटी, एक साइड एसेट, एक साइड एक्सपेंस, एक साइड इनकम, दो साइड होते थे, टी फॉर्मेट में बनाते थे। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट टी फॉर्मेट में नहीं बनेगा। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकली बनेगा, वर्टिकली बनेगा। यहां पर दो पार्ट होंगे ऊपर नीचे, जैसे पीएल में पहला पार्ट इनकम, दूसरा पार्ट एक्सपेंस, लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे। बैलेंस शीट में पहला पार्ट इक्विटी लाइबिलिटीज, दूसरा पार्ट एसेट्स। तो कंपनी का जो भी फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल 3 में, वो दिया गया है वर्टिकल फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट? वर्टिकल। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, जब फॉर्मेट दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था आपको, प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम डिस्क्लोजर्स ऑन द फेस ऑफ एसपीएल एंड बैलेंस शीट। फेस समझते हो? फेस, पीएल का फेस मतलब जो पीएल आपने बनाया है, बैलेंस शीट का फेस मतलब जो बैलेंस शीट आपने बनाया है। बोल रहा है बैलेंस शीट, पीएल, ये सब के फेस पर आपको मिनिमम बातें कहनी है। उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, आप उतनी ही बातें वहां पर बताइएगा। उनसे रिलेटेड एक एक डिस्क्लोजर वहां पे करने मत लग जाइएगा, वो सारे डिस्क्लोजर अलग से कीजिएगा। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, यानी जैसा फॉर्मेट आपको शेड्यूल 3 का दिखेगा ना, आपको वहां पे दिखेगा पीएल और बैलेंस शीट एकदम क्लीन रहेगी, एकदम वर्ड बाय वर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है। वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको फिगर्स पुट करते चले जाना है। वहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, कोई ज्ञान नहीं देना। जो भी डिस्क्लोजर्स वगैरह है, डिसएग्रीगेशन, ब्रेकअप वगैरह है, वो सारा हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे। तो जब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखोगे पीएल बैलेंस शीट का, वो एकदम क्लीन फॉर्मेट रहेगा। फेस पर ज्यादा बातें नहीं बोली जाएंगी, जो बोलना है वो सारा का सारा नोट्स टू अकाउंट्स में बोलना है, नोट्स टू अकाउंट्स में बोलना है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक पेज का पीएल, एक पेज का बैलेंस शीट, एक पेज का कैश फ्लो, 50 पेज का नोट्स। सर हमारा एग्जाम में क्या होगा? एक पेज का बैलेंस शीट, एक पेज का पीएल, 3-4 पेज का नोट्स, 2-3-4 पेज का नोट्स रह सकता है। उसमें घबराने का नहीं है, करने का है, प्रैक्टिस करने का है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंक्लूडिंग वुमेन भी। ठीक है ना? डन। तीसरा पॉइंट, फेस पर मिनिमम बातें कहनी है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से काम करो। जो भी बात बताना है वो नोट्स टू अकाउंट्स में बताओ, जो भी डिस्क्लोजर करना है नोट्स टू अकाउंट्स में कर। सर अब आप बोल रहे हो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, हमको जब बैलेंस शीट पीएल एग्जाम में बनाना है, क्या हमको वो फॉर्मेट डिट्टो डिट्टो लाइन बाय लाइन लर्न होना चाहिए? बिल्कुल। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर सकते ऊपर इक्विटी लाइबिलिटीज है, नीचे एसेट है, आपको लगा चल ऊपर एसेट लिख दे, नीचे इक्विटी लाइबिलिटी, नॉट अलाउड। अब इक्विटी लाइबिलिटी में पहले शेयर होल्डर फंड है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, आपको लगा पहले करंट लाइबिलिटी लिख देते हैं, नॉट अलाउड। जो जैसा दिया हुआ है आपको एकदम इन स्पिरिट वैसे का वैसा फॉलो करना है। एग्जाम में वो सामने वाला देखेगा कि आपको चीजें याद है कि नहीं, आपको एज इट इज जैसा लॉ में लिखा हुआ है वैसा प्रेजेंट करना है। सर रियल लाइफ में भी क्या वैसा का वैसा प्रेजेंट होता है? यस, वैसा का वैसा प्रेजेंट होता है। हाँ,
शेड्यूल 3 ने यह भी कहा है कि अगर कोई आपको लाइन आइटम वगैरह में ऐसा लगे कि वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है या वो आपके लिए सही नहीं है, आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाने से अच्छा रहेगा, ट्रू फेयर व्यू आएगा, तो उतने हद तक आप चेंज कर सकते हो। रियल लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस अलाउड है इफ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बट एग्जाम में हम लोग एक लाइन भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम में जैसा फॉर्मेट है वैसा का वैसा हम लोग लिखेंगे। सर आ गया चिंता का बात, पहला चिंता का बात आप दे दिए, फॉर्मेट लर्न करना है, मैं लर्न कराऊंगा, मैं ऐसा लर्न कराऊंगा जीवन भर नहीं भूलोगे। आज क्या पूरे लास्ट तक आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप थोड़ा सा ये 4-5 दिन जब इस चैप्टर चले तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हो, जिस दिन जो पढ़ाऊं उस दिन वो रिवाइज करना है। मैं आपको रोज रिवाइज कराऊंगा, आपको लास्ट तक लर्न हो जाएगा। डन। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकता है, लिखवाऊंगा आपको, अभी लिखना नहीं है। Companies Act and accounting standards will override the requirement of Schedule 3. Will override the requirement of Schedule 3. Companies Act और accounting standard Schedule 3 को override करेंगे। Override का मतलब क्या होता है रे? Have you ever heard the word override? Have you ever heard the word override? Override मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? What is overriding? सर ओवरराइडिंग कमीशन, व्हाट इज ओवरराइड करना? आपने लॉ वगैरह में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी आता तो टेंशन नहीं है, अपन समझाएंगे आपको, बट मेरे को लगता है आपको पता होना चाहिए। प्रिवेल्स ओवर, वेरी गुड वेरी गुड, प्रिवेल्स ओवर, डोमिनेट करेगा, वेरी गुड, सुपीरियर, वेरी गुड, उससे ऊपर रहेगा, वेरी गुड, कोइंसाइड, कोइंसाइड नहीं, कोइंसाइड नहीं, इट विल बाइंड इट, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर कंपनीज एक्ट एंड एएस विल ओवरराइड शेड्यूल 3 का मतलब, अगर सर इन लोगों में कंफ्लिक्ट हो जाता है, मतलब शेड्यूल 3 में कोई बात लिखी गई है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसी की चीज के लिए कुछ और बात बोलता है और प्रेजेंटेशन बताता है, या और कोई बात उसमें लिखी गई है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। Companies Act and AS will override the requirements of Schedule 3 in case of conflict. अगर AS और Schedule 3 में कोई conflict होता है, हम लोग हमेशा AS की requirements को follow करेंगे, हम Schedule 3 की requirements को छोड़ देंगे। Companies Act में ऐसा लिखा हुआ है the accounting standards shall override the requirements given in Schedule 3। तो अगर accounting standard में कुछ और बोला हुआ है और हम वो follow करते हैं, that will not be a non-compliance of Schedule 3, that will not be a non-compliance of section 129, that will be a compliance of schedule 3। सर ऐसा कोई जगह है क्या जहां पर कंफ्लिक्ट है? सर होना तो नहीं चाहिए, दोनों ही एक एक्ट से निकले हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंपनीज एक्ट में है, शेड्यूल 3 भी कंपनीज एक्ट में है, तो सर उनमें कभी कोई कंफ्लिक्टिंग कोई बात लिखा हुआ है क्या? कुछ बातें लिखी हुई थी जिनको समय समय पर एमसीए ने ठीक कर दिया। आज के दिन आप देखोगे ऐसी बात आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, बट पहले कुछ ऐसी बातें थी जहां पर शेड्यूल 3 और एएस के रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंसेस थे, वहां पर हम लोग हमेशा एएस को फॉलो करके जो एएस बोलता था वही वहां पर किया करते थे। अभी मैं बताऊंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा, जब मैं किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये वाला बात पहले ऐसे था, शेड्यूल 3 ये बोलता था, ये चीज सही नहीं था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में बताऊंगा आपको। बट अगर कभी ऐसा आपके सामने आ जाए कि एएस और शेड्यूल 3 में कोई कंफ्लिक्ट है, आप एएस की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर लेना, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर माना जाएगा। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं किया। हायरार्की बताऊं, हायरार्की सबसे ऊपर एक्ट है, एक्ट कंपनीज एक्ट के बाद एएस के बाद शेड्यूल 3। अगर कंपनीज एक्ट और एएस में कोई कंफ्लिक्ट है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर शेड्यूल 3। इस तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है। अगर कोई कंफ्लिक्टिंग बात है तो कंपनीज एक्ट और एएस हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3, ओवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3। इन सब चीजों के ऊपर केस स्टडी आ सकता है। मान लो ऐसा केस स्टडी दे दिया कि AS4 बोलता है कि आपको
अपना डिविडेंड का खर्चा, डिविडेंड प्रोपोज डिविडेंड आपको रिकॉर्ड करना है। आप खर्चा लिख सकते हो प्रोपोज डिविडेंड, मैं बाद में बताऊंगा क्या है। बट शेड्यूल 3 बोलता है कि जो प्रोपोज डिविडेंड है वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम लोग फिर AS4 को फॉलो करेंगे। AS4 बोलता है रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करो। शेड्यूल 3 कुछ भी बोले हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम कर रही है। पहले ऐसा हुआ करता था, अब इस चीज को बदल दिया गया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब AS4 और शेड्यूल 3 दोनों एक ही बात बोलता है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इज इट क्लियर? Is it clear? Is it clear? क्लियर है? क्लियर। पहला 4 पॉइंट, Schedule 3 is applicable to all companies except companies which are governed by special statute having their own format of financial statements. दूसरा, Schedule 3 provides vertical format for balance sheet PL. तीसरा, Schedule 3 provides requirement for minimum disclosure on the face of PL balance sheet. PL और balance sheet का face clear रहेगा, उसमें ज्यादा हॉचपॉच नहीं करना आपको, जो disclosure सब notes to accounts. चौथा, Companies Act and AS will override the requirements of Schedule 3. वेरी गुड, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 5, क्या देखो क्या लिखा हुआ है, ये आप जानते हो, जानते हो, मेरे को लगता है आप जानते हो। इफ यू हैव एवर सीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, एवर सीन, यू विल हैव सीन दिस, यू मस्ट हैव सीन दिस। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कभी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे ना, कभी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। जब आप 31 मार्च 2001 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, मान लो बैलेंस शीट देख रहे हो, उस बैलेंस शीट में ना एक नहीं 2 अमाउंट कॉलम होगा, 2 अमाउंट कॉलम। एक कॉलम होगा करेंट ईयर का 31 मार्च 2021 और एक कॉलम होगा इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020। पीएल देखोगे, एक कॉलम रहेगा 31 मार्च 21, एक कॉलम रहेगा 31 मार्च 20। कैश फ्लो देखोगे 31 मार्च 21, एक कॉलम रहेगा 31 मार्च 20। ऐसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नोट्स टू अकाउंट देखोगे, हर में एक कॉलम रहेगा 31 मार्च 21 एंड एक कॉलम रहेगा 31 मार्च 20। हम लोग इसको बोलते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। शेड्यूल 3 बोला कंपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, कंपनी को थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बैलेंस शीट दोगे करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, पीएल दोगे करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, कैश फ्लो दोगे करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, नोट्स टू अकाउंट्स में भी डिस्क्लोजर करंट ईयर का, लास्ट ईयर का। हमेशा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना है फॉर कंपैरिजन पर्पस। इजी कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या परफॉर्मेंस बाय स्टेक होल्डर, उसके लिए आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, कंपल्सरी है। हाँ, अगर आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर पहला साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तब ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अदरवाइज आपको ये फॉलो करना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सर हम लोगों को एग्जाम के क्वेश्चंस में भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना है। एग्जाम्स में कभी 2 फिगर देगा ही नहीं, वो सिर्फ 1 फिगर देगा, वो उस साल का, जिस साल का बैलेंस शीट बनाना है, जिस दिन का, उस दिन का ही फिगर देता है। जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ही नहीं देगा, तुम क्यों बनाओगे? तुम कोई भी चीज उतना ही प्रेजेंट कर पाओगे ना जितना आपको बताया जाए। एग्जाम में कभी भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बताया नहीं जाएगा। एग्जाम में सिर्फ करंट ईयर इंफॉर्मेशन रहेगा और उसी के हिसाब से करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं था, कंपनी में ये है। फॉर information to stakeholders, for comparison of financial performance position, ये देना जरूरी है। कंपनीज एक्ट ने इसको रखा है। छोटे छोटे पॉइंट्स है सर, याद करने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझते चलो, क्लियर है? एकदम सिंपल है। फिक्स्ड एसेट इस साल के एंड में कितना, लास्ट ईयर के एंड में कितना।
सेल्स इस साल का कितना, लास्ट ईयर का कितना, खर्चा इस साल का कितना, लास्ट ईयर का कितना, वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और वो फेस पर ही देना पड़ता है। हाँ, वो फेस पर ही, बैलेंस शीट के फेस में 2 कॉलम होंगे, पीएल के फेस में 2, कैश फ्लो में 2, नोट्स में भी 2। क्लियर है? नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया है। देखो मैंने क्या समझाया था, नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीजें होती हैं। क्या बोला था? पहला चीज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा डिसएग्रीगेशन ऑफ फिगर्स एंड अमाउंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये यही बोल रहा है, क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल विद द टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स। क्रॉस रेफरेंसिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग आपको करना पड़ेगा। क्रॉस रेफरेंसिंग का बेसिक मतलब ये है, आप मान लो फिक्स्ड एसेट्स का आपके बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है 5000 करोड़। अब ये 5000 करोड़ का ब्रेकअप आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, आपको क्रॉस रेफरेंस करना है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप लिखोगे किस नोट्स टू अकाउंट्स के किस पॉइंट में हमने ये फिक्स्ड एसेट की बात कही है, फिक्स्ड एसेट का ब्रेकअप दिया है, फिक्स्ड एसेट का डिस्क्लोजर दिया है, उनका क्रॉस रेफरेंसिंग होना जरूरी है, ताकि कोई भी इंसान बहुत सिंपली, बहुत इजीली आपके एक चीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको निकाल कर देख सके। अगर फिक्स्ड एसेट के पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 38, मैं नोट्स के पॉइंट 38 में जाऊंगा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारी चीजें देख लूंगा, तो मेरे को कोई भी आइटम से रिलेटेड कोई भी चीज चेक करना है, वो क्रॉस रेफरेंसिंग से मैं इजीली उसको चेक कर सकता हूं। मैंने बोला था नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने आइटम्स, फिगर्स, अमाउंट्स दिए हैं, उनका हम लोग ब्रेकअप शो करते हैं, उनका डिस्क्लोजर शो करते हैं, तो इनका क्रॉस रेफरेंसिंग होना जरूरी है ताकि स्टेक होल्डर आराम से पढ़ के वो चीज चेक कर सके, वो चीज चेक कर सके। क्रॉस रेफरेंसिंग इज अ मस्ट। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना मस्ट है, क्रॉस रेफरेंसिंग मस्ट है। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू राउंडिंग ऑफ फिगर्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राउंडिंग ऑफ, ध्यान से सुनना, ये क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप पीएल देखोगे तो मान लो उसका सेल्स है 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया मान लो, उससे ज्यादा ही होगा, 3 लाख करोड़ रुपया का सेल्स। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर ये 3 लाख करोड़ रुपया का सेल्स नॉर्मल फिगर्स में दिखाए, 300,000, 3 लाख हो गया, फिर 00,000,000, हमारे तुम्हारे जैसा आदमी, सिंपल टाइप का आदमी, नवनीत सर जैसा मैथमेटिक कैलकुलेटर लेके घूमने वाला नहीं, मैथमेटिक कंप्यूटर जैसा दिमाग लेके घूमने वाला नहीं, अगर उस पीएल के फिगर को पढ़ेगा तो हम कभी उसको 3 लाख करोड़ पढ़ देंगे, कभी 30,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, कभी 30 करोड़, कुछ भी पढ़ सकते हैं, और या कभी पढ़ेंगे नहीं। बाकी इतना कौन पढ़ता है? इतना बड़ा तो रैंक होता है आईआईटी, इससे छोटा तो रैंक होता है आईआईटी जेई में, सुना होगा, बस्सी आईआईटी जेई का रैंक देख के डर लग गया। इतने तो आज सुबह से जितने आए उनका टोटल मिला के इतना नहीं था जितना तुम्हारा है। वही मैं बोल रहा हूं, अगर ये सारे फिगर्स हम लोग लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पर, तो ये आईआईटी का रैंक जैसा हो जाएगा, जो मेरा आया था आईआईटी में रैंक, वैसा हो जाएगा। ऐसा सर आप आईआईटी का एग्जाम भी दिए थे? अरे मजाक कर रहे हैं। तो शेड्यूल 3 क्या बोला? शेड्यूल 3 क्या बोला कि आपको ना ये फिगर्स को राउंड ऑफ करने का अनुमति देंगे। आप चाहो तो ये फिगर को राउंड ऑफ करके दिखा दो। जैसे 3 लाख करोड़ का सेल है ना, तो रिलायंस को परमिट कर दिया गया, रिलायंस को बोला गया आप करोड़ में अपना पीएल बनाओ, यानी आप फिगर में 3 लाख लिखो और ऊपर लिख दो इन करोड़, मतलब हम लोग समझ जाएंगे ये सारे फिगर इन करोड़ है। तो 3 लाख का सेल्स मतलब वो 3 लाख रुपया नहीं, 3 लाख करोड़ का सेल्स है। वो 5,000 का कोई खर्चा है तो वो 5,000 करोड़ का खर्चा है। अगर आपके फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो बड़े हैं, साइजेबल है, तो उनको राउंड ऑफ करने का परमिशन शेड्यूल 3 ने दिया है। बस इससे रिलेटेड 2 बातें बोली गई। पहला बात, राउंड ऑफ आप किस यूनिट में करोगे उस यूनिट से रिलेटेड रूल्स दिया गया है। दूसरा बात, जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे फिगर्स का, ध्यान रखना पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स आप लिख रहे हो वो सेम यूनिट से राउंड ऑफ होना चाहिए। ऐसा नहीं बैलेंस शीट लैक्स में बना दिया, पीएल करोड़ में बना दिया,
कैश फ्लो स्टेटमेंट करोड्स में बना दिया, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी लैक्स में बना दिया, नोट्स टू अकाउंट्स करोड्स में बना दिया, ये नहीं चलेगा। अगर आपने करोड़ में राउंडिंग ऑफ किया, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपका करोड्स में राउंडिंग ऑफ होगा। अब करोड्स में राउंडिंग ऑफ होने के कारण अगर कोई फिगर छोटा है, वो 0.01 आएगा तो वो 0.01 ही आपको दिखाना है। आप ये नहीं करोगे कि उसको नॉर्मल 1 लाख दिखा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, पागल हो जाएंगे हम लोग। सर ये तो हमारी तरीके से हो जाएगा, हमको अगर कभी ट्रायल बैलेंस दे देता है ना इन लैक्स, तो हम लोग बैलेंस शीट पीएल बनाते समय टेंशन में आ जाते हैं, नॉर्मल फिगर में लिखे कि लैक्स में लिखे, वैसा हो जाएगा सर। आप अगर चिंता में आ जाते हो तो स्टेक होल्डर तो चिंता में आ ही जाएगा। आप जब भी राउंडिंग ऑफ करोगे, आप जब भी राउंडिंग ऑफ करोगे, आप हमेशा राउंडिंग ऑफ करोगे सिंगल यूनिट में। करोड्स में कर रहे हो हर जगह करोड्स में करो, लैक्स में कर रहे हो हर जगह लैक्स में करो, थाउजेंड्स में कर रहे हो हर जगह थाउजेंड्स में करो। अब सर रूल क्या है, रूल क्या है बताइए, क्या रूल है राउंडिंग ऑफ का? बोला गया, ध्यान से सुनना, बोला गया अगर कंपनी का टोटल इनकम, अगर कंपनी का टोटल इनकम मतलब इनकम साइड का टोटल, अगर कंपनी का टोटल इनकम 100 करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ से नीचे है, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस एंड डेसिमल्स देयर ऑफ। मान लो हमारी कंपनी का टर्नओवर मान लो पूरे साल भर में 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया। पहले तो सर राउंडिंग ऑफ कीजिए मत, खराब लगेगा, इसमें भी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो खराब लगेगा। बट अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये 10 लाख 100 करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ से नीचे है, तो आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर सकते हो, थाउजेंड्स में कर सकते हो, लैक्स में कर सकते हो, मिलियंस में कर सकते हो। डन है बात? अगर आपका टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम साइड का टोटल, अगर आपका टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो लैक्स, मिलियंस, करोड्स और डेसिमल्स देयर ऑफ, लैक्स, मिलियंस, करोड्स एंड डेसिमल्स देयर ऑफ। 100 करोड़ से कम का है तो 100,000, लैक्स, मिलियंस, 100 करोड़ या उससे ऊपर का है लैक्स, मिलियन, करोड़। अब रिलायंस का टर्नओवर है 3 लाख करोड़ रुपया, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग करोड़ में राउंड ऑफ कर सकता है, करोड़ में राउंड ऑफ कर सकता है। टोटल इनकम 100 करोड़ से कम है तो 100,000, लैक्स, मिलियंस, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो लैक्स, मिलियंस, करोड़, लैक्स, मिलियंस, करोड़। सर याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक अमेंडमेंट है, पहले ये लिमिट हम लोग टर्नओवर के बेसिस पे चेक करते हैं, लास्ट ईयर इसको टर्नओवर से हटा के टोटल इनकम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टोटल इनकम कर दिया गया। टर्नओवर मतलब सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे टोटल इनकम वर्ड आ गया। टोटल इनकम विल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑल्सो अदर इनकम्स इफ योर टोटल इनकम इज 100 करोड़ से लेस, 100,000, लैक्स, मिलियंस। इफ योर टोटल इनकम इज 100 करोड़ या उससे ज्यादा, लैक्स, मिलियंस, करोड़, लैक्स, मिलियंस, करोड़। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये लिखवा दीजिए, सब लिखवाएंगे, ये एक भी पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, फीचर्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, जो मेरे को लिखवाना है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखाऊंगा, बट ये सारा पॉइंट लिखवाऊंगा। क्या आपको क्लियर है ये बात बताओ? क्लियर है ये बात बताओ? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं, पहले ये समझाओ। एक बार मैं बड़ी स्क्रीन में दिखाऊं, बड़ी स्क्रीन में, ये लो।
डन डना डन डन। ये क्या हो गया, ये कलर ऐसे चेंज कैसे हो गया? डन है सर, क्लियर है। चलो फीचर्स में लिखो, पॉइंट नंबर सी फीचर्स दिखेगा आपको, फीचर्स यहां पे पॉइंट नंबर, सॉरी बुक दिखा देता हूं। बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पेज नीचे फीचर्स दिखेगा आपको, फीचर्स, पिक्चर्स नहीं, फीचर्स लिखो। फीचर्स में एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखना, हाँ एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, हो जाएगा एग्जाम का काम। पहला फीचर ऊपर लिखा हुआ है, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल स्टैट्यूट, ऊपर लिखा हुआ है, वापस मत लिखना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट मतलब आप लोग पॉइंट 1 लिखोगे। पॉइंट 1, इट प्रोवाइड्स वर्टिकल फॉर्मेट, provides vertical format of balance sheet and SPL. SPL is statement of profit and loss, short में SPL, balance sheet and SPL, vertical format of balance sheet and SPL. Number 2, minimum disclosures on the face of balance sheet and SPL. Minimum disclosures on the face of balance sheet and SPL. Balance sheet and SPL. Number 3, Companies Act and AS, accounting standards. Companies Act and accounting standards will override the requirements of Schedule 3. Companies Act and accounting standards will override Schedule 3. Will override requirements of Schedule 3. Number 4, comparative information. That is figures of immediately preceding financial year. Figures of immediately preceding financial year. Figures of immediately preceding financial year shall be given throughout the financial statements. Shall be given throughout the financial statements. Comparative information, that is figures of immediately preceding financial year. Immediately preceding financial year shall be given throughout the financial statements. Throughout the financial statement मतलब बैलेंस शीट में, पीएल में, कैश फ्लो में, हर जगह रहेगा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन throughout financial statements. Number 5, cross referencing of each item of balance sheet and cross referencing of each item on face of balance sheet and PL, to the information in notes to accounts. Cross referencing of each item
on face of PL and balance sheet to the इंफॉर्मेशन इन नोट्स टू अकाउंट्स. क्रॉस रेफरेंसिंग करना पड़ेगा, हम लोग भी करेंगे क्रॉस रेफरेंसिंग इन नोट्स टू अकाउंट्स. नंबर 5 rounding of provisions, rounding of provisions, rounding of provisions, rounding of figures, figures का rounding of provisions, provisions लिखो. figures in financial statements, figures in financial statements shall be rounded off. फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शैल बी राउंडेड ऑफ. अंडरलाइन दी वर्ड शैल. पहले यहां मे हुआ करता था, करना है तो करो नहीं तो मत करो, बट अब शैल कर दिया, इसको करना चाहिए. फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शैल बी राउंडेड ऑफ, शैल बी राउंडेड ऑफ एज फॉलोज, शैल बी राउंडेड ऑफ एज फॉलोज, राउंडेड ऑफ एज फॉलोज. राउंडेड ऑफ एज फॉलोज. नंबर ए, जगह कम पड़ जाए तो आगे पीछे लिख लेना, बच्चे नहीं हो. इफ टोटल इनकम लेस देन 100 crores, टोटल इनकम लेस देन 100 crores, टोटल इनकम लेस देन 100 crores, लेस देन 100 crores डैश. राउंड ऑफ इन total income less than 100 crores dash, round off in hundreds, thousands, lakhs or millions. Round off in 100,000, lakhs or millions. If total income less than 100 crores, round off in 100,000, lakhs, millions. किसी में भी कर सकते हो, चारों में कोई भी तुम कर सकते हो. नंबर बी, इफ टोटल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 crores, greater than equal to 100 crores, if total income greater than equal to 100 crores, round off in lakhs, millions or crores. 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 Less than 100 crores, 100,000, lakhs, millions. Greater than equal to 100 crores, lakhs, crores, lakhs, millions, crores. Lakhs, millions, crores. एक चीज लिखना चाहो लिख लो, सेम यूनिट ऑफ राउंडिंग ऑफ शैल बी यूज थ्रू आउट. फुल स्टॉप करके, सेम यूनिट ऑफ राउंडिंग ऑफ शैल बी यूज्ड थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेम यूनिट ऑफ राउंडिंग ऑफ शैल बी यूज्ड थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राउंडिंग ऑफ की यूनिट चेंज नहीं करेंगे आप, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा पढ़ने वाले को. Same unit of rounding off shall be used throughout the financial statements. Full stop. Full stop. सबने लिख लिया, सबने लिख लिया. Same unit of rounding off shall be used throughout the financial statements.
वेरी गुड। ये बेसिक हो गया, बेसिक्स। दिस कंप्लीट्स माय बेसिक्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सेक्शन 129, सेक्शन 2 क्लॉज 40, शेड्यूल 3, इन सब चीजों के बारे में पहले समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट मुद्दा हमारा है कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझना और उसको लर्न करना। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझना और उसको लर्न करना, ये बेसिक्स यहां पर कंप्लीट होता है। अभी तक के डिस्कशन में किसी को भी कोई डाउट? ऐसा लग रहा है आपको बोरिंग टाइप का है, ऐसा कुछ अकाउंट्स जैसा नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, नेक्स्ट ईयर राउंडिंग ऑफ का यूनिट चेंज कर सकते हैं, बट थ्रू आउट चेंज करना पड़ेगा, थ्रू आउट। दो कंपैरेटिव में अलग अलग यूनिट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेम राउंडिंग ऑफ यूनिट यूज होगा। स्वप्निल, आपने तो नई बुक्स ही ली है ना? फीचर्स का हेडिंग होगा .3, बाद बाकी तो मैंने लिखवाया है। क्लियर है सबको? जैसे कि आज मैंने कहा था, आज छोटी क्लास रहेगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा। आज आपका काम रहेगा जितना पढ़ाया है प्रॉपरली रिवाइज करके कल आओ। कल हम लोग अब ये ज्ञान वापस नहीं पढ़ेंगे, कल मैं रिवाइज भी नहीं कराऊंगा ये ज्ञान। कल आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड उनसे रिलेटेड डिस्कशंस। नहीं लगना चाहिए थ्योरेटिकल। मैंने ट्राई किया है कि मैं जितने तरीके से आपको अच्छे से समझा सकूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे लगा बताओ? हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? ओके स्वप्निल, वहां पे फीचर्स लिख लो। ऐसे तो छूटना नहीं चाहिए, सबको एक ही बुक मिली है। स्वप्निल, आपको नई बुक ही मिली है ना, ऐसे छूट कैसे सकता है? किसी में है, किसी में नहीं है। कंटेंट के नीचे फीचर्स, अरे 2 का सी स्वप्निल, 2 का सी पीपीटी अच्छा था। द क्रेडिट फॉर मेकिंग पीपीटी गोज टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट एंड वन ऑफ आवर कंटेंट डेवलपर मिस्टर ध्रुव अग्रवाल, जो हमारे साथ काम करते हैं इन कंटेंट्स को आपके लिए डेवलप करने में। He helps us a lot in doing this, and this PPT is developed by Dhruv. He is my student and is a very good student of me and Navneet, and he has done a lot for making padhai interesting for all of you. Starting from the videos which we show you in class, uski script likhna, उसमें कैसे किस तरीके से चीजें हो, to these PPTs he always, मतलब आपके लिए कंटेंट डेवलपमेंट में वो हमारा बहुत हेल्प करता है। कल क्लास नहीं है, नो क्लास टुमारो, मंडे मिलेंगे, ठीक है? मंडे मिलेंगे। कल भी क्लास ले लीजिए सर, बहुत बढ़िया। रेस्ट करने दो रेस्ट करने दो। अब बीवी मेरी बोल चुकी है, संडे को अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो मेरे को माइके लेने मत आइएगा आप। संडे मुझे भी रेस्ट दो, आप भी रेस्ट लो। पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे हम लोग, आप चिंता ही ना करो, बहुत पढ़ेंगे। शुभेंदु ने ध्रुव ने शुभेंदु को रिकमेंड किया था। आई थिंक हिज रिकमेंडेशन इज नॉट रॉन्ग। महक ई बुक आपके ऐप पर भी डाला हुआ है, मैंने टेलीग्राम में भी दे दिया था, प्लीज चेक करो। आप लोग टेलीग्राम और एप्लीकेशन में देखो, मिल जाएगा। कल सेंटर से बुक्स मिलेगा क्या? नहीं सांझी, कल सेंटर बंद है, मंडे लेना पड़ेगा आपको। या तो आज आ जाओ या मंडे ले लो। डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।